आज मेरी शादी थी। हर लड़की के अपनी शादी को लेकर कुछ सपने होते हैं। वह अपने अरमान अपनी शादी के लिए बचा कर रखती है। लेकिन मेरी शादी जो हुई थी वह दूसरी शादियों से जरा अलग थी। यह शादी कम और एक सौदा ज्यादा थी। मेरी मजबूरी का सौदा। मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। मेरे ससुराल में सिर्फ मेरा पति और मेरे ससुर जी थे मेरा स्वागत करने के लिए। वहां पर कोई भी नहीं था। मुझे सीधा मेरे पति के कमरे में पहुंचा दिया गया। मैं दुल्हन बनी बैठी थी। सादा सा जोड़ा पहने एक आम सी दुल्हन। आने वाले वक्त के डर की वजह से मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था और हाथों पर बार बार पसीना आ रहा था। मुझे अपने पति के बारे में सुनी गई बातें दिमाग में घूम रही थी। अरे इससे शादी मत करो, वह पागल है। अरे वह तो साइको है। अरे तुम तो अच्छी भली पढ़ी लिखी लड़की हो, फिर क्यों इस पागल इंसान से शादी करने की बेवकूफी कर रही हो। एक के बाद एक बात मेरे दिमाग में चल रही थी। घबराहट से गला सूख चुका था। मैं अपने घबराहट पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। इतने में मेरा पति अंदर चला आया। मैं थोड़ा सिमट गई। वह आकर मेरे पास बैठ गया और मुझसे कहने लगा कि अपना घूंघट उठाओ। मुझे यह बात बहुत अजीब लगी, लेकिन मैंने पहले ही अपने पति के बारे में इतनी अजीब अजीब बातें सुन रखी थी, इसलिए मैंने उसकी बात मानी और अपना घूंघट खुद उठा दिया। मगर जैसे ही मेरी निगाह उसके चेहरे पर पड़ी, तो मैं चौंक उठी और उसने भी चौंक कर अजीब नजरों से मेरी तरफ देखा और कितनी देर तक टकटकी लगाए मुझे देखता रहा। और ना जाने उसे क्या हुआ कि वह एकदम से उठकर कमरे से टेरेस पर चला गया। मेरा नाम पूर्वी है और मैं एक गरीब घराने से संबंध रखती हूँ। घर में मेरे अलावा माँ पिताजी और एक छोटी बहन थी। बहन अभी छोटी और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रही थी, जबकि मैं इंटर करके दिल्ली की एक मशहूर यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर पढ़ रही थी। यहाँ पर मेरी जैसी लड़कियां बहुत कम थी जो गरीब फैमिली से हो। यहाँ पर अच्छे अच्छे अमीर घरों के लड़के और लड़कियां पढ़ने आते थे, इसलिए मैं शुरू से ही अपने आप में ही मगन रहती थी। मेरी कॉलेज में भी किसी से दोस्ती नहीं थी और अब यूनिवर्सिटी में भी मैंने किसी से दोस्ती नहीं की। बस प्रोजेक्ट के लिए क्लास का जो ग्रुप सर ने बनाया था, उनके साथ कभी-कभी स्टडी की डिस्कशन कर लिया करती थी। लेकिन इन्हीं दिनों में देहरादून से एक लड़का मानव माइग्रेट होकर हमारे डिपार्टमेंट में आया। उसके आते ही पूरे डिपार्टमेंट में उसके चर्चे होने लगे। वह बहुत हैंडसम था और हर लड़की उससे बात करने की तमन्ना रखती थी। मैंने भी जब पहली नज़र उसे देखा था, तो अपना दिल दे बैठी थी। लेकिन वह तो ऐसा चाँद था जिसे मैं छूने की तमन्ना तो कर सकती थी, लेकिन छू नहीं सकती थी। मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ था, लेकिन मैंने अपनी फीलिंग को दिल ही दिल में दबाए रखा और कभी किसी पर ज़ाहिर नहीं होने दिया। क्लास में जब नए ग्रुप्स बने, तो मानव मेरे ग्रुप में शामिल हो गया। अब अक्सर यह होने लगा कि हमारी बातचीत पढ़ाई के सिलसिले में होने लगी। कभी-कभार मानो मेरे नोट्स भी बना देता। वह हर तरह से पढ़ाई में मेरी मदद करता, असाइनमेंट्स में मेरे साथ मेरी मदद करता, जबकि किसी और लड़की से वह बात भी नहीं करता था। कुछ लड़कियां तो मुझे कहने लगी कि मानो तुम्हें पसंद करता है, लेकिन मैं उनकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती, क्योंकि मुझे अपनी औकात का पता था। बेशक मैं बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मेरा स्टेटस मानव के स्टेटस के साथ मैच नहीं करता था। और वह कोई पागल था जो इतनी अच्छी लड़कियों को छोड़कर मुझे पसंद करता। वह एक हाई फाई प्रोफाइल फैमिली से ताल्लुक रखता था और मैं एक निचले तबके से ताल्लुक रखती थी, जिसका बाप सब्जी बेचता था। यूनिवर्सिटी का वक्त कैसे गुजरा, कुछ खबर ही ना हुई। ना मैंने कभी मानव से अपने प्यार का इजहार किया और ना ही कभी मानव ने मुझसे कोई फालतू बात की। आज हमारा यूनिवर्सिटी में आखिरी दिन था, लेकिन आज मानो नहीं आया था। मेरे दिल को अजीब-सी बेचैनी लगी हुई थी। मैंने बहुत इंतज़ार किया। मैं आखिरी बार उसको देख लेना चाहती थी, लेकिन ना जाने क्यों वह नहीं आया। हमने तो कभी एक-दूसरे को अपना नंबर भी नहीं दिया था, कभी इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी और आज आखिरी दिन भी वह ना आ सका। मैं बड़े बुझे दिल के साथ यूनिवर्सिटी से घर आई। मेरा आखिरी दिन बहुत बुरा गुज़रा था। कुछ दिन तो यूनिवर्सिटी की थकान उतारने में ही गुज़र गए। लेकिन फिर यूनिवर्सिटी छोड़ने के कुछ समय बाद ज़िंदगी ने ऐसा पलटा खाया कि मैं दंग रह गई। पिताजी को अचानक काम के दौरान हार्ट अटैक हुआ और वह कई दिनों तक अस्पताल में दाखिल रहे। काम तो बंद हुआ ही साथ टेस्टों के दौरान पता चला
कि पिताजी के वॉल्व बंद है, पिताजी के दिल की मेजर सर्जरी करवानी पड़ेगी। हमारी इतनी हैसियत नहीं थी कि हम इतना महंगा इलाज अफोर्ड कर सकते। वक्ती तौर पर सरकारी अस्पताल से इलाज करवाकर पिताजी घर तो आ गए, लेकिन डॉक्टर ने सख्ती से उन्हें आराम करने के कहा। पिताजी अब ज्यादातर घर पर ही रहते थे। वह बहुत कोशिश करते कि काम पर जाए, लेकिन मैं उन्हें मना कर देती और काम पर जाने नहीं देती। एक दिन मुझसे चोरी से वह काम पर चले गए। वहाँ तो तबीयत ज्यादा खराब हो गई, तो पिताजी भी खुद ही कहने लगे कि जब तक ठीक नहीं हो जाता तब तक नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर ऐसा कब तक चलता? घर में मौजूद जितना भी राशन था वह खत्म होने को आ गया था। जितनी जमा पूंजी थी वह भी थोड़ी थोड़ी करके पिताजी के इलाज में लग गई थी। हमने घर भी बदल लिया, एक कम किराए पर छोटा सा घर ले लिया। माँ का परेशान चेहरा देखकर मैं खुद परेशान हो जाती कि अब मुझे ही बाहर कदम निकालना पड़ा। पहले तो पिताजी की सब्जी की रेहड़ी निकालकर घर के बाहर लगा ली। प्रतिदिन सुबह मम्मी के साथ जाकर हम मंडी से ताजा सब्जी ले आते और घर के बाहर रखकर बेच देते। लेकिन इसमें इतने पैसे ही नहीं बचते थे कि हमारे घर के खर्चे पूरे हो जाते थे। लेकिन पिताजी के इलाज के लिए पैसे कहाँ से आते? इसलिए मैंने फैसला किया और माँ को इस बारे में बताया। माँ ने मुझे बहुत मना किया, लेकिन मैं अपनी बात पर डटी रही और मैंने पिताजी से इजाज़त ले ली। इजाज़त देते हुए पिताजी का दिल भी बहुत भारी हो रहा था, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए कुछ और ही सपने देखे थे और अब हालात एकदम से ऐसे पलटे कि सारे सपने अधूरे रह गए थे। पिताजी की परमिशन मिलते ही मैंने अगले ही दिन अलग-अलग जगहों पर नौकरी के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। अखबार मंगवाया, उसमें नौकरियों के ऐड देखकर बहुत जगह पर अप्लाई किया, लेकिन पूरा 1 महीना मैं नौकरी के लिए अप्लाई करती रही और मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। इंटरव्यू की कॉल आती, मैं इंटरव्यू देने जाती, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वहाँ पर पहले ही नौकरी के लिए सिलेक्शन हो गया हो और यह इंटरव्यू बस एक फॉर्मेलिटी हो। लेकिन कुछ दिनों में एक जगह पर मेरी नौकरी लग गई। सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अच्छी थी। मैं खुशी से झूम उठी थी और फौरन ज्वाइन कर लिया। अभी मुझे ज्वाइन किए हुए कुछ दिन ही गुजरे थे, एक दिन बॉस ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहने लगे, मिस पूर्वी, आपकी जितनी काबिलियत है और जितना अच्छा आप काम करती हैं, इसके हिसाब से आपकी सैलरी और पोस्ट कुछ कम नहीं है क्या? बॉस ने मुझसे यह सवाल किया तो मैं थोड़ा हड़बड़ा गई कि हाँ बोलूं या ना बोलूं। लेकिन फिर हिम्मत जमा करते हुए मैंने हाँ कह दिया और वह कुछ दिन मुझे गहरी नज़रों से देखते रहे। मुझे उलझन होने लगी, लेकिन फिर वह कहने लगी, आपकी सैलरी और पोस्ट बढ़ सकती है, लेकिन अगर आप मुझे खुश करें तो। उसने कहा तो मैं उलझन भरी नज़रों से उनकी तरफ देखा और पूछा, कैसे सर? तो वह बड़ी कमीनी सी हंसी हंसते हुए कहने लगे, मिस पूर्वी, अब आप समझदार हैं, समझ सकती हैं। इसके लिए आपको बस मुझे खुश करना होगा। बॉस की बात सुनकर मेरे तो तन बदन में आग लग गई। मैं एकदम गुस्से से खड़ी हो गई और कहने लगी कि तुम जैसे कमीनों की वजह से ही लड़कियां घरों से निकलने को डरती हैं। मैं लानत भेजती हूँ तुम पर और तुम्हारे काम पर। मैं गुस्से से यह कहती हुई ऑफिस से बाहर आ गई। पीछे से वह कमीना मुझे बहुत आवाज देता रह गया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं खुद को इतना लाचार और मजबूर समझ रही थी। यह दुनिया मजबूर और लाचार लोगों की नहीं थी। मैं कितनी देर इसी तरह बेमकसद सड़क किनारे चलती रही, लेकिन आखिर कब तक? घर तो जाना ही था ना। घर पहुंचकर माँ ने मेरा परेशान चेहरा देखा तो पूछने लगी, क्या हुआ है पूर्वी, तुम इतनी परेशान की हो? माँ के पूछने की देर थी कि मैं फूट फूट कर रोने लगी और माँ को सारी बात सच सच बता दी। माँ ने मुझे अपने साथ लगा लिया और हौसला दिया। वह कहने लगी, बेटा अब तुम घर से बाहर निकली हो तो तुम्हें इस तरह के बहुत से भूखे भेड़ियों से लड़ना होगा। ऐसे बहुत से लोग तुम्हारे रास्ते में आएंगे, लेकिन तुम्हें हिम्मत और समझ से काम लेना होगा। माँ ने इसके बाद मुझे बहुत समझाया, पर मैं अब काफी हद तक परेशान हो गई थी। अगले दिन मैं हिम्मत और हौसले से नए जॉब देखने लगी और फिर जल्दी मेरी किस्मत से मुझे आर के इंटरप्राइजेज में नौकरी मिल गई। ये नौकरी पहले वाली नौकरी से बहुत अच्छी थी। सैलरी ज़्यादा थी और पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी थी। मुझे अब काफ़ी आसानी हो गई थी। यहाँ पर काम करते हुए मुझे 3 महीने हो गए थे।
यहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। मैंने आज तक सिर्फ अपने कंपनी हेड को ही देखा था। हालांकि ऑफिस में बॉस के बेटे की बहुत बातें होती थी। कोई उसे पागल कहता था, तो कोई उसे दीवाना कहता था, तो कोई उसे साइको कहता था। लेकिन मैंने कभी आज तक उसे नहीं देखा। शायद वह ऑफिस आता ही नहीं था। मैं भी अपने काम से काम रखती थी। लेकिन फिर इन्हीं दिनों बॉस ने वर्कर्स की एक अर्जेंट मीटिंग रखवाई और उसकी तरफ से एक अजीब ऐलान सुनने में आया। बॉस ने कहा था कि जो भी लड़की मेरे बेटे के साथ साथ शादी करेगी और उसके साथ पूरे 24 घंटे गुजारेगी, तो मैं उसे बहुत बड़ी रकम इनाम के तौर पर दूंगा। मुझे बॉस की ये बात अच्छी नहीं लगी। ना जाने उनके बेटे में क्या मसला था कि बॉस ने इस तरह का ऐलान किया था। लेकिन फिर बराबर यह बात सुनने को मिलती रही कि उनका बेटा पागल है। कोई भी लड़की बॉस के बेटे के साथ शादी करने को तैयार नहीं थी। लेकिन यह बात सुनकर मेरे दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था, इतने ज्यादा पैसे मिलेंगे तो मैं ही बॉस के बेटे से शादी कर लेती हूँ। इन पैसों से मैं अपने पिताजी का इलाज करवा सकती हूँ और एक बार पिताजी ठीक हो जाए तो हमारे सारे मसले हल हो सकते हैं। और फिर कौन सा यह सच की शादी होगी, सिर्फ एक सौदा ही है। लेकिन दिमाग इस बात को झटक देता। दिल और दिमाग की जंग जारी थी और फिर दिल जीत गया। मैंने इस आग में कूदने का फैसला करते हुए बॉस को हाँ कह दी। मेरी बात सुनकर बॉस बहुत खुश हुए और उसी वक्त शुक्रवार का दिन शादी के लिए तय कर दिया गया। मैंने घर आकर माँ से बात की तो माँ तो सुनकर शॉक्ड में चली गई। वह मुझसे खफा हो गई। पिताजी का भी रवैया माँ से अलग ना था। दोनों ने मुझे इस काम को करने से मना किया था, लेकिन मैं अब तय कर चुकी थी। और सबसे बड़ी बात, मुझे उन पैसों का लालच था, क्योंकि उन पैसों से मैं पिताजी का इलाज करा सकती थी। इसके अलावा मुझे और कोई ऑप्शन भी तो नजर नहीं आ रहा था। माँ पिताजी एक दो दिन नाराज रहे, लेकिन फिर मुझे समझाने बैठ गए। लेकिन अब मैं समझने की हद से निकल चुकी थी, इसलिए मैंने उनकी बात नहीं मानी और शुक्रवार का दिन आ पहुंचा। सादा सा फंक्शन था और हमारी शादी हो गई। मैंने अभी तक अपने पति का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन उसका नाम सुनकर मैं एक बार चौंकी जरूर थी। लेकिन फिर सोचा, उस नाम के तो बहुत से लोग होते हैं। अब यह मानव वह मानव तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उसके आने से तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाया करती थी, जबकि यह तो ना जाने कौन पागल और साइको है। मैं विदा होकर ससुराल आ गई। अभी जब मैंने कमरे से अपने पति को देखा तो मेरी हालत ऐसी हो गई जैसे काटो तो खून नहीं। मैंने मानव की तरफ देखा जो बड़ी गहरी प्यार भरी नजरों से मुझे ही देख रहा था। मैंने शर्माते हुए सर झुकाया था, लेकिन फिर उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, कि तुम ऐसे साइको होते जा रहे हो, क्यों तुम्हारे बारे में ऐसे मशहूर है लोग। मेरी बात सुनकर मानव ने एक गहरी सांस ली और कहने लगा, मैं जब देहरादून से माइग्रेट होकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया तो यहाँ के डिपार्टमेंट में एंटर होते ही मेरी पहली नजर तुम पर पड़ी थी। तुम एक तरफ बेंच पर बैठी अपने कुछ नोट्स बना रही थी। इन सब मॉडल और फैशन की मारी लड़कियों जिन्होंने मेकअप करके खुद को केक पेस्ट्री बनाया हुआ था, तुम उनसे बिल्कुल अलग नजर आ रही थी। तुम्हारा चेहरा हर तरह के मेकअप से दूर, बहुत दूर प्यारा सा लग रहा था। तुमने दुपट्टा भी ओढ़ा हुआ था और बहुत सीधी-सादी प्यारी लग रही थी। मैं कुछ पल बस तुम्हें देखता रहा। ऐसा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में पहले लड़कियाँ नहीं आई थीं, लेकिन वह सिर्फ़ वक़्त गुज़ारने के लिए थी। लेकिन तुम्हें देखकर मैं पहली नज़र में ही मोहब्बत का शिकार हो गया और मैंने वही खड़े-खड़े फ़ैसला कर लिया कि सिर्फ़ तुम्हें ही अपनी पत्नी बनाना है। और यह सोच आते ही एक सुकून-सा मेरे दिल में उतर गया। मुझे तुम्हें देखना, तुमसे बातें करना अच्छा लगने लगा। इन्हीं दिनों में पापा की तरफ से मुझ पर शादी का प्रेशर पड़ने लगा। दरअसल दिल्ली से पापा ने मुझे बुलाया ही इसलिए था। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया, लेकिन स्टेटस के फर्क की वजह से पापा ने मुझे साफ-साफ इनकार कर दिया और तुमसे मिलने के लिए भी मना कर दिया। उन्हें तुम्हारी काबिलियत और तुम्हारी खूबसूरती से कोई मतलब नहीं था। वह अपने ही जैसे किसी बिज़नेस क्लास फैमिली में मेरा रिश्ता करना चाहते थे, जिससे वह अपने बिज़नेस को 4 चाँद लगा सके। मैं उनसे बार-बार मना करता रहा, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और एक जगह पर मेरा रिश्ता तय कर दिया। मैं इसलिए आखिरी दिन यूनिवर्सिटी नहीं आया था। मुझे पता था कि तुम भी मुझे पसंद करती हो, लेकिन मैं आखिरी दिन तुम्हारी आस और उम्मीद नहीं तोड़ सकता था। इसलिए मैं यूनिवर्सिटी नहीं आया। पापा ने मेरी मंगनी बहुत धूमधाम से करी थी। मैंने पापा की मर्ज़ी के आगे सर झुका दिया था।
लेकिन उसके बाद मैं चुप-चुप रहने लगा। मेरी मंगेतर अक्सर मुझे बाहर ले जाने के लिए कहती, मुझे महँगे-महँगे गिफ्ट्स देती, वह मेरे साथ वक़्त गुज़ारना चाहती थी, लेकिन मुझे यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे बार-बार तुम्हारा ख़्याल आता और फिर एक दिन मैंने यूनिवर्सिटी के हेड डिपार्टमेंट से तुम्हारे घर का पता निकलवाया और तुम्हारे घर भी गया, लेकिन वहाँ से पता चला कि तुम लोग तो घर छोड़कर जा चुके हो। मैं बहुत नाउम्मीद हो गया। अब इतने बड़े शहर में तुम्हें कहाँ ढूँढता। इसके बाद मैं जैसे खुद में ही सिमट गया था। इन्हीं दिनों में ऐसी हालत में मेरा अपने मंगेतर के साथ झगड़ा हो गया और वह मुझे अपने साथ किसी कंसर्ट में लेकर जाना चाहती थी, जबकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। इसलिए मैंने उसे साफ-साफ इनकार कर दिया कि वह मुझे बार-बार तंग ना करे। उसको मेरा इनकार बहुत बुरा लगा और उसने अपने पापा से मेरे बर्ताव के बारे में शिकायत कर दी। उसके पापा ने मेरे पापा से बात की और घर में एक तूफान उठ गया। पापा ने पहले तो मुझे बहुत बुरा-भला कहा और फिर पापा ने मुझे साफ-साफ वार्निंग दे दी कि मुझे उस लड़की से माफ़ी माँगनी होगी और अपना बर्ताव ठीक करना होगा, वरना उनके बिज़नेस को भी नुकसान था और हमारे रिश्ते को भी। लेकिन मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। मैंने ना तो उस लड़की से माफ़ी माँगी और ना ही अपने रिश्ते को ठीक किया। इसके नतीजे में हमारी मंगनी टूट गई। पापा मुझ पर बहुत गुस्सा थे। फिर पापा ने एक और जगह पर मेरा रिश्ता पक्का कर दिया और मुझे उस लड़की से मिलने-जुलने के लिए कुछ समय दिया। पापा कहते थे कि हम एक-दूसरे को समझ जाएँ और फिर जल्दी ही वह हमारी शादी पक्की कर दे। लेकिन मैं अभी भी सिर्फ़ घर पर ही पड़ा रहता। मेरा दिल ही नहीं करता था कि मैं कहीं बाहर जाऊँ। पापा मुझे बहुत डाँटते, अक्सर मुझे समझाते, लेकिन वह मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। कुछ वक़्त बाद अब पापा को भी मेरी चिंता होने लगी थी। वह मुझे वक़्त देते और मेरे साथ खाना खाते, लेकिन मुझे अब उनका साथ नहीं चाहिए था। जब मुझे उनकी ज़रूरत थी, तब तो वह बिज़नेस जमाने की फ़िक्र में लगे रहते थे। इस तरह से मेरा यह रिश्ता भी ख़त्म हो गया था। मैंने पापा को साफ-साफ मना कर दिया था, अभी मेरे लिए कोई रिश्ता ना देखें, ना ही मुझे अभी शादी करनी है। मुझे कुछ वक़्त दें पापा। पापा भी शायद अब इस बात को समझ गए थे, इसलिए उन्होंने मुझे सँभालने के लिए वक़्त दिया। कुछ दिन इसी तरह से गुज़र गए। पापा ने इकलौते बेटे को दुनिया से अलग और दुनिया से उजड़ते देखा तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। अक्सर वह मेरे दोस्तों को कॉल करके बहाने से घर बुलवा लेते ताकि मैं खुश हूँ, लेकिन मैं वक़्ती तौर पर तो बदल जाता, बहल जाता और फिर बाद में उसी हालत का शिकार हो जाता। कुछ दिन बाद पापा मुझसे कहने लगे कि तुम उस लड़की को ढूँढ लो। अगर तुम 1 महीने के अंदर-अंदर उसे ढूँढने में कामयाब हो गए, तो मैं तुम्हारी शादी उसके साथ करवा दूँगा, वरना फिर तुम्हें मेरी बताई हुई लड़की से शादी करनी पड़ेगी। पापा की शर्त मानकर मैंने तुम्हें बहुत ढूँढा, तुम्हारे पुराने मोहल्ले भी गया, वहाँ से तुम्हारा नया पता लिया, लेकिन उन्होंने जो पता दिया, वह गलत निकला। तुम्हारे पापा के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता था, इसलिए क्या पूछताछ करते। 1 महीना कैसे गुज़र गया, मुझे कुछ पता न चला। मेरे पास तुम्हारी कोई तस्वीर भी ना थी और ना ही तुम्हारी किसी से कोई दोस्ती थी, जिससे मैं तुम्हारे बारे में कुछ पूछ सकता। जैसे ही मोहलत खत्म हुआ, पापा ने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा, तो मैंने हारे हुए अंदाज में पापा से कहा, "वह जिस भी लड़की से मेरी शादी करेंगे, मैं तैयार हूँ।" पापा तो जैसे खुशी से बेकाबू हो गए और अगले ही दिन उन्होंने कहा कि मैंने इस शुक्रवार तुम्हारी शादी पक्की कर दी है। शुक्रवार को तैयार रहना। मैंने उनसे लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि अगर तुम नहीं हो, तो कोई भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है। शुक्रवार के तय वक़्त पर मैं तैयार हो गया। शादी के दौरान तुम्हारा नाम सुनकर मैं चौंका ज़रूर था, मगर पूर्वी नाम की लड़कियाँ न जाने कितनी इस दुनिया में होंगी। मैं यह सोचकर रह गया और फिर तुम्हें अपने कमरे में देखकर हैरान हो गया। शायद भगवान ने हमारा मिलना लिखा था। इस तरह हमारा नसीब जुड़ना था और देख लो, आज हम एक हो गए। मानव ने यह कहते हुए अपना हाथ आगे किया, तो मैंने भी उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और फिर हम दोनों ने एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की। अगले दिन सुबह मैं और मानव बहुत खुश-खुश अपने कमरे से बाहर निकले और जाकर पापा से मिले। पापा हम दोनों को एक साथ खुश देखकर बहुत हैरान हुए और फिर हम दोनों को एक साथ गले लगा लिया। उनकी आँखें भीग गई। शायद वह भी मानव की इस हालत की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी में थे और अब उसे खुश देखकर उन्हें अच्छा लगा। हम सब मिलकर नाश्ता करने लगे। मानव मुझे
थोड़ी-थोड़ी देर बाद हर चीज़ उठाकर मुझे दे रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और पापा हैरानी से मानव को देख रहे थे। सिर्फ मैं और मानव ही सच्चाई जानते थे। उन्होंने पापा को इस बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने और मानव ने एक दूसरे से वादा किया था कि यह बात हम कभी किसी दूसरे को नहीं बताएंगे कि हम एक दूसरे को पसंद करते थे और मैं वही लड़की हूँ जिससे मानव शादी करना चाहता था। पापा को भी सच्चाई का पता नहीं था, इसलिए वह हमें खुश देखकर बहुत खुश थे कि अचानक मानव पापा से कहने लगे, पापा, मैं दरअसल आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने पूर्वी को मेरी जिंदगी का साथी चुना। इससे बेहतर लड़की मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती थी। मानो यह कहते हुए उठकर पापा के गले लग गए। पापा की आंखें भीग गई। वह कितनी देर मानव को अपने सीने से लगाए खड़े रहे। हमारी शादी को लगभग 2 हफ्ता हो गया था। यूं ही बैठे बैठे मुझे मानव की माँ का ख्याल आया, तो मैंने उससे पूछ ही लिया, मानव, आपकी माँ कहाँ है? मैंने कभी उनके बारे में नहीं सुना और ना ही कभी उनकी कोई तस्वीर देखी। यहाँ तक कि मुझे पूरे घर में उनकी तस्वीर भी नजर नहीं आई। जबकि आपके बचपन की तस्वीरें और पापा के अलग-अलग शहरों की तस्वीर घर में जगह-जगह लगी हुई है। मेरी बात सुनकर मानो फीकी सी हंसी हंस दिया और कहने लगा, चलो मैं आज तुम्हें यह सच भी बताता हूँ। मेरी मम्मी पापा की शादी दरअसल एक शादी नहीं थी, बल्कि वह दोनों परिवार का कारोबार बढ़ाने और एक दूसरे का स्टेटस ऊंचा करने का एक सौदा था, जिससे इन दोनों ने मंजूर किया और एक दूसरे को अपना लिया। मम्मी अपनी सोशल लाइफ में ज्यादातर बिजी रहती। वह क्लब जाती, पार्टीज करती रहती और पापा हर वक्त अपने बिजनेस को दिन दूना रात चौगना करने में लगे थे। दोनों का रिश्ता तो था, लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं थे। इन दोनों के रिश्ते में प्यार नहीं था। इसी दौरान ना चाहते हुए भी कहीं मैं भी पैदा हो गया था। हालांकि मम्मी को बच्चा नहीं चाहिए था। वह अपने पैरों पर किसी तरह की बेड़ियां नहीं डालना चाहती थी, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था और मैं दुनिया में चला आया। फिर पैदा होने के कुछ दिन तक तो मम्मी पापा का आपस में मूड अच्छा रहा, लेकिन फिर उनके बीच झगड़े दोबारा होने लगे। मम्मी को आपत्ति होती कि पापा उन्हें वक्त नहीं देते, लेकिन पापा को ऐतराज होता कि मैं जब घर आता हूँ तो तुम घर पर मौजूद नहीं होती। तो इस तरह करते करते इन दोनों के झगड़े बढ़ने लगे। मैं उस समय 7 साल का हो चुका था। उन्हीं दिनों में मम्मी का अफेयर सुनने में आया। मम्मी अपने से कम उम्र लड़के के साथ अक्सर दिखाई देने लगी थी। पापा को वैसे भी लोगों से मिलने की फुर्सत नहीं थी, लेकिन उन्हें कोई ना कोई मिलने वाला मम्मी के बारे में बता देता। जब भी पापा को ऐसा कुछ पता चलता, वह नशे में धुत होकर घर आते और मम्मी को गंदी गंदी गालियां देते। कभी कभार तो मम्मी के ऊपर हाथ उठाने की भी कोशिश करते, लेकिन एक तो वह नशे में होते और दूसरे मम्मी उन्हें ऐसा करने से रोकती। और फिर एक दिन मम्मी ने तलाक का केस कर दिया। पापा को जैसे ही नोटिस मिला, वह भागकर मम्मी के पास चले आए और मम्मी की मिन्नतें करने लगे, क्योंकि बिजनेस में 50% की शेयर होल्डर मम्मी थी और अगर मम्मी उनके हाथ से निकल जाती तो इसका मतलब था कि आधा बिजनेस उनके हाथ से चला जाता। पापा ने मम्मी को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मम्मी अपनी बात पर डटी रही। उनके ऊपर नए नए इश्क का भूत सवार था। वह पापा से तलाक लेकर दूसरी शादी करना चाहती थी। मम्मी को पता था कि पापा उन्हें आसानी से तलाक नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने अदालत में केस कर दिया था। पापा ने भी अपनी तरफ से बहुत तगड़ा वकील किया, लेकिन मम्मी का वकील जीत गया और अदालत की तरफ से मम्मी को तलाक मिल गया। साथ ही साथ पापा को मम्मी के 50% शेयर वापस करना पड़े। तो पापा को बहुत बड़ा झटका लगा था और बहुत वक्त लगा उनको यह बिजनेस दोबारा अपने पैरों पर खड़े करने में। पापा को मम्मी से बहुत मोहब्बत थी। ये क्या था, पापा ने दोबारा शादी नहीं की। सारे घर से मम्मी की एक-एक चीज फेंक दी थी। यहाँ तक कि मम्मी की तस्वीरें भी नहीं रहने दी। मेरे ऊपर इन झगड़ों का बहुत असर हुआ था। मम्मी की बेवफाई और रोज-रोज के झगड़े से मेरा औरत जात से भरोसा खत्म होने लगा। मैं इस तरह की ज़िंदगी अपने लिए नहीं चाहता था और ना ही अपनी ज़िंदगी में ऐसी औरत चाहता था, जिसे ना घर का ख़्याल हो और ना अपने पति का और ना ही बच्चे का। जिसे यह तो पता हो कि शाम को तैयार होकर उसको क्लब जाना है, लेकिन यह पता ना हो कि शाम को उसका बेटा और उसका पति क्या खाएँगे। जिसे गैर मर्दों से अपनी तारीफ़ सुनकर अच्छा लगता हो। मुझे ऐसी औरत नहीं चाहिए थी। मैं चाह रहा था कि मुझे वह औरत मिले, जो मेरी अटेंशन और प्यार की भूखी हो। जो मुझसे मोहब्बत करे, जो मेरे घर को घर बनाकर रखे और जब अपने घर वापस आऊं तो मुस्कुराती हुई मुझे दरवाजे पर वेलकम करती मिले। फिर इसलिए जब मैंने तुम्हें देखा
तो मुझे लगा कि तुम ही हो वह औरत जो मेरी ज़िंदगी में यह सब ला सकती है। हालाँकि मैंने अपनी सोसाइटी में ऐसी बहुत सी लड़कियाँ देखी, मुझे अच्छी भी लगी, लेकिन वह सब भी मम्मी की तरह ही थी। मम्मी की तरह ही उनके ख़यालात थे, उनकी ज़िंदगी भी मम्मी की ज़िंदगी जैसी ही थी। मैं धीरे-धीरे इन सब से उचाट होता गया और फिर बिल्कुल ही पीछे हट गया। और जब मैं माइग्रेट होकर आया तो मुझे लगा कि मेरी तलाश खत्म हो गई है। मानो ने यह कहते हुए प्यार से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने उसके सीने से सर लगा लिया, क्योंकि मुझे मालूम था कि मानो की मोहब्बत और साथ हमेशा मेरे लिए है और आगे की जिंदगी में अब खुशियां ही खुशियां हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।